प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन, यानी ठोस द्रव के अंदर घुलेगा वो, और एक हम पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन। देखो, हेनरी का नियम जो लागू हो रहा था वो गैस द्रव विलयन पर लागू हो रहा था। कौन से विलयन पर लागू हो रहा था? गैस द्रव विलयन पर। और जो द्रव द्रव विलयन होता है और ठोस द्रव विलयन होता है, इस पर एक वैज्ञानिक था राउल्ट। उस पर किसका नियम लागू होता है? राउल्ट। देखो, विलयन तीन प्रकार के मान लिए यहाँ मेन रूप से। एक तो गैस द्रव विलयन कि जब द्रव के अंदर, देखो रियलिटी यहाँ विलायक द्रव ही माना गया है, जबकि रियल विलायक द्रव ही होता है, ये मान लो आप, क्योंकि द्रव के अंदर ही किसी चीज को घोलना क्या है? संभव है। द्रव के बिना, ठोस के अंदर कल्पना तो मानी थी, 9 प्रकार के सॉल्यूशन माने थे हमने कि 3 द्रव के थे, 3 किसके थे? ठोस के थे, 3 गैस के। किंतु रियल जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कौन सा होता है? द्रव ही होता है, क्योंकि किसी चीज को द्रव के अंदर ही घोल सकते हैं। जब गैस द्रव में घुलती है तो उस विलयन का नाम होता है गैस द्रव विलयन। कौन सा विलयन होता है? गैस द्रव विलयन। जब द्रव द्रव के अंदर घुलता है वो विलयन होता है द्रव द्रव विलयन। और जो ठोस जब किस में घुलता है? द्रव में घुलता है, तो उसे हम बोलते हैं ठोस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन में हेनरी नियम लागू होता है। किस नियम लागू? कौन सा नियम लागू होता है? हेनरी का नियम लागू होता है यहाँ। और जो अपना द्रव द्रव विलयन है या ठोस द्रव विलयन है, वहां राउल्ट का नियम लागू होता है। किसका नियम लागू होता है? राउल्ट। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में या छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्रव द्रव विलयन के लिए निम्न में से कौन सा नियम लागू होता है? नंबर 1 हेनरी नियम, नंबर 2 राउल्ट नियम, नंबर 3 हेनरी तथा राउल्ट दोनों, चौथा कोलराउस का नियम। तो कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पर? यदि गैस द्रव विलयन दिया गया है तो हेनरी नियम लागू होगा, और द्रव द्रव विलयन दिया गया है या ठोस द्रव विलयन दिया गया है तो कौन सा होगा? राउल्ट का। वो देख के बता दोगे कौन सा है। अब देखो, द्रव द्रव विलयन में यहां शर्त क्या रखी है कि जो भी हम द्रव लेंगे, यहां शर्त ये है कि जो भी द्रव लें वो कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। वाष्पशील का अर्थ है उसकी वाष्प बढ़नी चाहिए, और जब उसकी वाष्प बढ़ेगी तो उसका क्या होगा? वाष्प दाब भी होगा। क्या होगा उसका? वाष्प दाब होगा। यानी जो गैस द्रव विलयन है, इसमें द्रव है जो हमेशा किसी में ये वाष्पशील घटक के रूप में रहेगा, हमेशा वाष्पशील घटक के रूप में। किंतु यहाँ गैस है, गैस देखो पहले से गैसीय माध्यम में वाष्प पहली कंडीशन में है, तो यहाँ गैस, ये गैसीय कंडीशन में भी रह सकती है और वाष्प की कंडीशन में भी रह सकती है। और यहाँ जो ये द्रव है ये तो वाष्प के रूप में रहना ही है, इसकी तो वाष्प बनेगी। जो द्रव है, विलायक के रूप में जो द्रव है वो हमेशा वाष्पशील घटक के रूप में होता है, उसकी तो हर हाल में वाष्प बनेगी। किंतु जो विलय के रूप में जो घटक है, यहाँ गैस है विलय के रूप में, यहाँ द्रव है और यहाँ ठोस। अब इसमें भी वाष्पशील घटक वैसे तो एक ही है, किंतु गैस यदि वाष्प के रूप में हो, यानी तुरंत ही गैस बनी हुई हो, तो यह भी वाष्पशील घटक ले सकते हैं। और जो द्रव द्रव विलयन है, इसमें दोनों ही क्या है? वाष्पशील घटक। और जो ठोस द्रव विलयन है, इसमें ठोस अवाष्पशील है। ठोस क्या होता है? अवाष्पशील है यहाँ पर, और द्रव है वो क्या है? वाष्पशील। तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे, देखो गैस द्रव विलयन के बारे में हम पढ़ लिया, हेनरी का नियम था। अब देखो यहाँ द्रव द्रव विलयन, फिर हम पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन। तो सबसे पहले अब मैं लेके चल रहा हूं आज के टॉपिक में द्रव द्रव विलयन। देखो द्रव द्रव विलयन में क्या होता है, ध्यान से देखना इस चीज को। दो द्रवों को उठाया है तो हम क्या कहेंगे? यदि दो वाष्पशील द्रव, क्योंकि अब कह रहे थे हम कि द्रव तो सॉरी विलायक तो हमेशा क्या होगा? वाष्पशील होगा। विलय को भी क्या ले लिया अब की बार? वाष्पशील। यानी जब दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण या विलयन को, मिश्रण कोष्टक में विलयन कर देते हैं, यहां मिश्रण किसके रूप में? विलयन के रूप में।
जब दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को बंद पात्र में लिया जाता है, बंद पात्र में लिया जाता है, जब दो वाष्पशील द्रवों के विलयन को बंद पात्र में लिया जाता है। वैसे तो किसी को भी लो बंद पात्र में, किसी भी द्रव को, वाष्पशील द्रव को बंद पात्र में लेते हैं तो उसकी वाष्प बनेगी, किंतु अपने पास यहाँ कंडीशन दिया द्रव द्रव विलयन को लेना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को बंद पात्र में लिया जाता है, जैसे यहां ले लिया हमने, बंद पात्र में ले लिया, दोनों मिक्स हैं आपस में और दोनों ही घटक कैसे हैं, वाष्पशील हैं। दोनों ही घटक कैसे हैं, दोनों घटक ही वाष्पशील हैं, दोनों घटक वाष्पशील हैं। तो देखो हमेशा पहले वाष्प किसकी बनती है कि जो कण सतह के ऊपर होते हैं, क्या होते हैं कि जो कण सतह के ऊपर होते हैं पहले वाष्प उनकी बनती है। जो कण क्या होते हैं, सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं उनकी वाष्प क्या बनती है पहले, क्योंकि सतह वाले कण ऊर्जा पाकर के क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है इनके पास, तो ये वाष्प अवस्था में कहां चले जाते हैं, ऊपर, पहले सतह वाले होते हैं। अब धीरे धीरे देखो खुला छोड़ दिया इस पात्र को, बंद पात्र नहीं ले रहा हूं आपकी बात, मैं कल्पना कर रहा हूं, जैसे खुला पात्र लिया, खुले पात्र में इस द्रव को रख दिया और इस द्रव को रखने पर सतह के कण वाष्पित होकर के ऊपर चले गए, फिर दूसरी सतह, क्योंकि ये सतह चली गई तो दूसरी सतह आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, यानी जो पृष्ठ है या सतह है उसके कण वाष्पित होते हैं, किस अवस्था में आ जाते हैं, वाष्पित। किंतु यहाँ इसने पात्र को बंद कर दिया, अब बताओ वाष्प बाहर तो जाएगी नहीं, धीरे धीरे ऊपर वाले भाग में वाष्प एकत्रित होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि नीचे वाला ये द्रव और ऊपर वाली ये वाष्प, नीचे वाला द्रव और ऊपर वाली वाष्प के बीच में क्या हो जाता है, साम्य हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वाष्प बनती जाएगी, किंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि वाष्प बनना बंद हो जाती है और वाष्प वापिस किस में बदलना शुरू हो जाती है, द्रव में बदलना शुरू हो जाती है। जब द्रव वाष्प में बदलता है इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पन, और जब वाष्प बनना बंद हो गई यानी वाष्प वापिस द्रव में बदलना शुरू हो गई, इस क्रिया को हम बोलेंगे संघनन। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन। यानी जब वाष्पन और संघनन दोनों बराबर हो जाते हैं, वाष्पन तथा संघनन, जिस तरह से पीछे वाले में आपको बताया था, एक बताया था क्रिस्टलीकरण और विलीनीकरण, ठोसों की तरह में बताया था, उसी तरह से कि घुलने की प्रक्रिया और जमने की क्रिया क्या हो गई, बराबर हो गई दोनों, तो क्या हो गया था, वहां साम्य स्थापित हो गया था, तो यहां भी क्या हो जाएगा, साम्य हो जाएगा। यानी वाष्प, ऊपर वाष्प भरी हुई है, वाष्प का यदि एक कण किस में बदला, द्रव में, तो द्रव का एक कण किस में बदल जाएगा, वाष्प में। ये कंडीशन कब होगी, साम्य होने के बाद। यानी वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। वाष्पन की दर और संघनन की दर क्या हो गई, बराबर हो गई, और वाष्पन की दर और संघनन की दरें बराबर हो गई तो द्रव और वाष्प के बीच में क्या स्थापित हो गया, साम्य। आपको बताया था कि साम्य कभी भी स्थिर नहीं रहता है, इस साम्य को कौन सा साम्य बोलते हैं, गतिक साम्य बोलते हैं। कौन सा साम्य बोलते हैं, गतिक साम्य। गतिक साम्य क्यों हुआ, वही बात बताई थी कि वाष्प का एक कण ठंडा होकर यानी संघनित होकर के द्रव में बदलेगा, ठीक उसी टाइम द्रव का एक कण वाष्पित होकर के वाष्प में बदल जाएगा। यानी 5 कण इसके वाष्प में बदले तो इसके वाष्प के 5 कण द्रव में बदल जाएंगे, यानी वाष्पन की दर और संघनन की दर क्या होगी, बराबर। किंतु इसके लिए हम टेम्परेचर को एक बार निश्चित माना, कि टेम्परेचर को हमने निश्चित माना, निश्चित ताप के ऊपर ये जो वाष्प है ऊपर वाले, ये द्रव की सतह पर कुछ ना कुछ दाब तो डालेगी, कि गैस है वो दाब डालती है जरूर, क्योंकि गैस का जो मेन रोल होता है वो दाब का ही होता है, प्रेशर का। तो वाष्प अवस्था में गैसीय घटक ही मानो, ये कौन सा घटक है, ये गैसीय घटक ही हो गया। निश्चित ताप पर क्या है, द्रव और वाष्प दोनों साम्य में है, उस स्थिति में ये वाष्प है वो द्रव की सतह पे जो दाब डालती है उस दाब का नाम क्या है, वाष्प दाब।
कभी परिभाषा पूछ लेता है कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो देखो निश्चित ताप कई बुकों में तो लिख देते हैं और कईयों में नहीं। आप लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है निश्चित ताप, किंतु कंडीशन निश्चित ताप की होती है। निश्चित ताप की क्यों होती है वो भी बताऊंगा कि निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प की जो साम्य अवस्था होती है। अब आपको पता है टेम्परेचर को क्या मान लिया, निश्चित मान लिया, यानी और अतिरिक्त वाष्प तो बढ़ेगी नहीं, यानी टेम्परेचर जो पहले है वो फिक्स है, इसी कारण टेम्परेचर को क्या माना, निश्चित। क्योंकि निश्चित ताप होगा तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, निश्चित। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब वेपर प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है हमेशा, किंतु निश्चित ताप पर वाष्प दाब स्थिर रहता है, ये ध्यान रखना। निश्चित ताप पर वाष्प दाब स्थिर रहता है, ताप बढ़ने पर बढ़ेगा किंतु टेम्परेचर को क्या मान लिया। तो वाष्प दाब की हम परिभाषा कहेंगे तो क्या कहेंगे, निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पे डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पे डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है ना। निश्चित ताप पर वाष्प दाब का मान क्या रहता है, स्थिर। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, देखो बढ़ भी सकते, पेपर का पैटर्न अलग होता है, छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा, किंतु निश्चित टेम्परेचर ले लिया तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है। तो वाष्प दाब की परिभाषा क्लियर होगी कि द्रव तथा वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पे डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ हम द्रव द्रव विलयन का जिक्र कर रहे थे, किसका जिक्र कर रहे थे, द्रव द्रव विलयन। और जो द्रव द्रव विलयन होता है इसमें हम मान के चले कि इसमें दो घटक वाष्पशील दोनों ही है। तो देखो राउल्ट नाम का एक वैज्ञानिक आया, यहाँ एक नियम बन जाएगा राउल्ट का नियम। हिंदी में इसको राउले का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउले का नियम। अंग्रेजी नाम है इसका राउल्ट का, राउल्ट लॉ। और यहाँ क्या है, राउले का नियम। राउल्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदी में भी राउल्ट लिख सकते हो आप, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड इसका राउल्ट होता है, उसका उच्चारण लिखा राउल्ट, और यहाँ हिंदी में राउले लिखा हुआ मिलता। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, सिर्फ कहना क्या चाहता है वाष्पशील घटक के बारे में, कि जो विलयन का जो वाष्पशील घटक होता है उसका क्या बनेगा, वाष्पशील घटक होगा, उसकी वाष्प बढ़ेगी और वाष्प क्या डालेगी, वाष्प दाब। यानी जो वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम क्या है, निश्चित ताप यहां भी लेना पड़ेगा, निश्चित ताप पर विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। आपको पूछ ले राउल्ट का नियम लिखिए। देखो पुराने वाला जो सिलेबस था उसमें राउल्ट के नियम दो थे, वाष्पशील के लिए अलग था और अवाष्पशील के लिए अलग था। अब की बार अपना एक ही नियम है बस, राउल्ट। तो देखो राउल्ट का नियम या राउल्ट का नियम क्या है कि निश्चित ताप पर विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के। P बराबर P नोट X। अब ये P नोट क्या हुआ, देखो नोट का अर्थ होता है यहाँ शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये नोट लगाने का अर्थ क्या हुआ कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब था पहले, यानी जब दोनों द्रवों को हमने मिलाया नहीं था, यानी द्रव जब विलयन में नहीं था, भार था, जैसे एक गिलास ये है और एक गिलास ये है, यहाँ द्रव अलग भरा हुआ और यहाँ द्रव अलग भरा हुआ, आपस में ये मिले हुए नहीं हैं। उस कंडीशन में जो वाष्प दाब होता है वो कौन सा वाष्प दाब होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प। तो राउल्ट का नियम क्या हो गया, निश्चित ताप पर विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, P समानुपाती
एक्स या चाई, P बराबर P नोट एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो द्रव द्रव विलयन के हम एक ही डेरिवेशन निकालते हैं। जैसे मान लो द्रव द्रव विलयन है, द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन में दो घटक हैं, एक तो A घटक हो गया और एक B हो गया। आपको बताया था बड़े घटक को A मानते हैं और छोटे घटक को B मानते हैं। वैसे यहाँ छोटा बड़ा छोड़ो एक बार, दो घटक हैं A और B, जिन दोनों ही वाष्पशील अवयव, इसका वाष्प दाब Pa है और इसका वाष्प दाब Pb हो जाएगा। अब मोल अंश इसका चाहिए या XA और इसका XB हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम से क्या होगा? राउल्ट क्या कहता है? राउल्ट कहता है वाष्पशील घटक का वाष्प दाब। राउल्ट के नियम से क्या होता है कि वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, दोनों ही वाष्पशील हैं, तो Pa समानुपाती XA और Pb समानुपाती क्या होगा? XB होगा या चाहे B होगा, ठीक है। हटाएंगे तो Pa बराबर P नोट A XA और Pb बराबर होगा P नोट B XB। अब नोट का बताया था, वहां P नोट ही बताया था, या AB अलग आ गया। तो बात तो वही है कि P नोट जो होता है, तो A घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या B घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प, वहां शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लिया था। अब यहाँ घटक A है तो A का ले लिया और यहाँ B का लिया। अब देखो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम होता है कि किसी जो गैस मिश्रण होता है उसका कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब को जोड़ दो और उसका जो योग आएगा वो कुल दाब आ जाएगा। तो वो डाल्टन ने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्या बोलते हैं? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। वो डाल्टन का नियम क्या कहता है? देखो डाल्टन का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर कोई गैस मिश्रण है, उसका जो कुल दाब होता है वो उसमें जितनी भी गैसें उपस्थित हैं उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ हम वही डाल्टन का नियम इस पर लागू कर दें, क्योंकि वाष्पशील घटक भी एक वाष्प के रूप में है। वाष्पशील घटक है वो वाष्प के रूप में, और वाष्प और गैस की हम थोड़ी सी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि गैस की कंडीशन होती है वाष्प, वाष्प भी क्या होती है? एक गैसीय कंडीशन होती है। तो हम क्या कहेंगे? देखो कि जो कुल वाष्प, वहां कह रहे थे कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, डाल्टन ने ये बात की थी। और यहाँ यदि हम डाल्टन का नियम लागू करें तो क्या कहेंगे कि विलयन का कुल दाब, वहां गैस का कर रहे थे तो यहाँ क्या सॉल्यूशन है? विलयन है, तो हम क्या कहेंगे कि विलयन का कुल दाब, और कुल क्या है? दाब कौन सा है? वाष्प दाब है। वहां दाब बोल सकते थे, या विलयन में कौन सा बोलेंगे? वाष्प दाब। कि विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित जो घटक हैं उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी जो कुल दाब है, मान लो कुल वाष्प दाब, कि विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अंदर जो घटक हैं A व B उनको जोड़ दो, उनके वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो P बराबर Pa प्लस Pb, यहाँ PT शब्द भी यूज कर सकते हो, PT भी लिख सकता हूं मैं, ठीक, टोटल मान, ठीक है। ये वाष्प दाब है, दोनों का मान रख देंगे। PT बराबर क्या रखेंगे? P नोट A XA प्लस P नोट B XB। PT बराबर P नोट A, आपको पता है XA बराबर हम जनरली ये यूज कर सकते हैं XB, क्योंकि आपको पता है XA प्लस XB बराबर क्या होता है? 1। तो XA बराबर लिखेंगे तो 1 माइनस या 1 माइनस XB, तो 1 माइनस XB हो। ये उससे आ गया कि मोल भिन्नों का योग श्रेय क्या होता है? 1। अब देखो यहाँ P नोट B XB है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें इनको, P नोट A XB प्लस P नोट B X। यहाँ देखो इसको इधर और इसको इधर रख लें, तो देखो PT इज इक्वल टू P नोट A प्लस XB को कॉमन ले लूं, P नोट B P नोट A। यानी विलयन का जो कुल दाब है, यानी कुल वाष्प दाब,
क्योंकि यहाँ विलयन का कुल दाब वाष्प दाब के रूप में होगा। विलयन का जो कुल दाब है वो घटक ए तथा घटक बी के किस पर निर्भर करता है, वाष्प दाब पर, और उसके साथ साथ घटक जो बी है उसकी मोल अंश या मोल भिन्न पर। इसको हम एक रेखीय संबंध बोलते हैं। यानी विलयन का कुल वाष्प दाब है वो घटक दो की यानी घटक बी की मोल अंश के साथ रेखीय संबंध दर्शाता है। क्या कहेंगे कि विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब घटक बी के मोल अंश के साथ रेखीय संबंध दर्शाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि घटक जो ए है और बी है उनके वाष्प दाब पर तो निर्भर करेगा ही, साथ में घटक बी के मोल अंश पर भी निर्भर करता है। यानी विलयन का जो कुल दाब है यानी कुल वाष्प दाब वो घटक ए और बी के वाष्प दाब के साथ साथ घटक बी के मोल अंश पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हुआ देखो सीधा ही है, पी ए समानुपाती एक्स ए समानुपाती इस तरह घटाया तो ये नोट ले लिया, डाल्टन का नियम लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स भी रख दिया, फिर कॉमन लेके दिया। यानी ये राउल्ट के नियम का जो रेखीय रूप है वो। ठीक है, अब देखो ग्राफ के द्वारा बताता हूं, इसका ग्राफ खींचता हूं, पूछ लेता राउल्ट के नियम का ग्राफ खींच। देखो इधर मैं वाष्प दाब ले लूं, इस साइड में मैं ले लूं वाष्प दाब, इस साइड में हो गया वाष्प दाब और इस साइड में हो गई मोल भिन्न। क्या हो गई, मोल। अब जैसे यहां मैं अक्ष ए मान लूं, अक्ष ए का मान 1 मान लो, इधर चलेंगे तो अक्ष ए 0 चला गया। यहां एक्स बी मान लो 0 और यहां एक्स बी, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी का योग कितना होगा, 1 होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ो, 1 प्लस 0 बराबर 1। यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1। एक्स ए प्लस एक्स बी का योग यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक्स ए और एक्स बी का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक्स ए घट रही है क्योंकि जो नियम है वो ये कह रहा था पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। यानी पी ए बढ़ेगा तो एक्स ए भी बढ़ेगा और पी ए घटेगा तो एक्स ए भी घटेगा। तो एक्स ए घट रहा है तो यहाँ ये भी घटेगा, इस तरह से आ जाएगा ये। यानी क्या कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी नोट ए एक्स। ठीक है, अधिकतम मान कितना हो सकता है, पी नोट ए, यानी शुद्ध अवस्था से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये किस अवस्था में था, शुद्ध अवस्था में, ये शुद्ध अवस्था में। अब देखो एक्स बी के साथ बढ़ा, पी बी समानुपाती एक्स बी। ठीक है, ये है पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, क्योंकि इसको आगे सोल्व करेंगे समानुपाती इस तरह हटाएंगे तो यही आता है। दोनों का जो बेस, इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, पी नोट बी हो सकता है। अब दोनों का जोड़ डाल्टन के नियम से क्या होगा, पी टी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, दोनों के जोड़ के बराबर। ये राउल्ट के नियम का ग्राफ है। इसको देखो इस तरह से भी मिलाया हुआ मिलता है डायग्राम में, जो आपको पीडीएफ में उसको इस तरह से मिलाया रखा है, कंफ्यूज मत हो जाए। ठीक है ना, जबकि रियलिटी ग्राफ ये बन है क्योंकि ये आगे नहीं निकले, इसी चक्कर में इसको चकोर बना दिया। ठीक है, देखो पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी, दोनों एक दूसरे की क्या है, समानुपाती। समानुपाती है तो एक्स ए घट रहा है, एक को बढ़ाना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा। इसको 1 है तो इसको 0 और इसको 0 तो 1, क्योंकि टोटल योग कितना रहना है, 1। तो ये अपना ग्राफ आ गया किसका, राउल्ट के नियम का। राउल्ट के नियम का जो पालन करता है जो विलयन है वो आदर्श विलयन होता है। यानी आपको पूछ ले आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब मोल अंश वक्र खींचिए तो ये, क्योंकि आदर्श जो विलयन होता है वही राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये अपना हुआ द्रव द्रव विलयन। कौन सा हुआ,
द्रव द्रव विलयन, और द्रव द्रव विलयन में राउल्ट का नियम पढ़ा, इस ग्राफ के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसमें बीच में एक डाल्टन का नियम भी आया था, छोटा सा, क्या आया था, डाल्टन का। अब देखो कि हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम की हम तुलना करेंगे, यानी जो राउल्ट का नियम होता है वो हेनरी के नियम की एक ऑप्शनल कंडीशन होती है। ऑप्शनल कंडीशन, ऑप्शन क्या होता है, देखो एक चॉइस की बजाय दूसरी चॉइस भी मिले अपने को, ये क्या होता है, एक ऑप्शनल हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन। यानी हेनरी का जो नियम है वो एक वैकल्पिक स्थिति है, किसकी, राउल्ट के नियम। राउल्ट लॉ इज ऑप्शनल कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी राउल्ट का जो नियम है वो हेनरी के नियम की एक वैकल्पिक स्थिति है। कैसे, देखो राउल्ट के नियम के बारे में हमने पढ़ा था, राउल्ट के नियम में हमने क्या पढ़ा, राउल्ट के नियम में पढ़ा था कि निश्चित ताप पर विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती है। विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी पी ए है तो ए, बी है तो बी, यानी पी समानुपाती अक्स कर सकते हैं, पी बराबर पी नोट एक्स, यानी यहाँ ए होगा तो ए और बी होगा तो बी, उस सीक्वेंस में वो चेंज होता रहेगा। यानी दाब है, यानी वाष्प दाब है वो मोल अंश के समानुपाती है। अब ये कहता है कि गैस द्रव विलयन, देखो आपको बताया था पहले, गैस द्रव विलयन में गैसीय घटक जो होता है वो इतना वाष्पशील है कि वो हमेशा गैस के रूप में रहे, बोले नहीं, एक बार गैस बोली और ऊपर जाकर के सोडा वाटर की बोतलों में देख लो, गैस को हमने विलय किया किंतु गैस विलय नहीं हुई, वहां आकर के ऊपर वाला जो खाली जगह उसमें भर गई, तो वहां विलयता पर लागू करें, क्योंकि विलयता हुई सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस को विलय किया, और सोडा वाटर की बोतल में जब CO2 गैस विलय हुई है तो वो किसमें रहनी चाहिए थी, सोडा वाटर में रहनी चाहिए थी, पूरी नहीं रही, वो ऊपर वाली जगह एकत्रित हो गई। यानी जब एक गैस द्रव विलयन होता है, यानी सोडा वाटर एक गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन में गैसीय घटक इतना वाष्पशील होता है कि वो हमेशा वाष्प के रूप में रहता है, तो विलयता है वो हमेशा हेनरी के नियम को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, हेनरी के नियम। हेनरी नियम क्या कहता है कि विलयन का जो वाष्प दाब है, यानी आंशिक दाब, वहां वाष्प दाब तो लेते नहीं क्योंकि विलयन के लिए थोड़ा था, गैस के लिए था, और गैस क्या शब्द यूज करती है, आंशिक दाब, यानी किसी गैस का आंशिक दाब, द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब, या ये बोल दो गैस का आंशिक दाब, द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, P बराबर KHX। अब ये दो नियम है, देखो दोनों नियम लगभग देखने से समान लगते हैं। हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम की तुलना करने पर क्या बात निकल करके आती है कि विलयन के वाष्पशील घटक का वाष्प दाब या किसी गैस का आंशिक दाब, राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम की तुलना करो तो हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का आंशिक दाब, और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती। दोनों ये कह रहे हैं कि मोल अंश के समानुपाती होता है, दोनों ही दाब ले रहे हैं, एक वाष्प दाब ले रहा है और दूसरा आंशिक दाब ले रहा है, किंतु चेंज क्या आता है, यहाँ KH में और यहाँ P नोट। P नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में, जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो है, और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। अब दोनों इन स्थिरांक का यंत्र होता है, किसका, इस स्थिरांक का यंत्र, बाकी किसी चीज का अंतर नहीं है, इस स्थिरांक का, और इस स्थिरांक का जो अंतर आ गया, क्या गया, इस स्थिरांक का जो अंतर आ गया तो क्या हुआ, देखो एक विशेष कंडीशन मान लेते हैं कि गैस ये घटक की एक वाष्पशील घटक ही है, तो यानी गैस को भी क्या शब्द यूज कर दिया, वाष्पशील घटक। तो बताओ कोई चेंज हुआ क्या, हेनरी नियम और राउल्ट के नियम। एक विशेष स्थिति पर KH P नोट के बराबर हो जाता है, एक विशेष स्थिति पर, इसी स्थिति को ऑप्शनल कंडीशन बोलते हैं, एक वैकल्पिक स्थिति बोलते हैं। एक विशेष कंडीशन पर, कौन सी विशेष कंडीशन पर, कि जब गैसीय घटक हमेशा वाष्प के रूप में रहे, गैसीय घटक किसके रूप में रहे, वाष्प के रूप में, यानी गैस भी वाष्पशील घटक और विलयन में भी वाष्पशील घटक, तो KH में और P नोट में ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। यह है राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की वैकल्पिक स्थिति, ऑप्शनल कंडीशन है। क्या है, ऑप्शनल कंडीशन ऑफ राउल्ट लॉ,
यानी राउल्ट के नियम की वैकल्पिक स्थिति कौन है? हेनरी का नियम। ये आपका है। एक और आता है या वाष्प अवस्था में संगठन। देखो ये जो हम Pa समानुपाती x से Pb समानुपाती x से, ये ओनली द्रव द्रव विलयन के लिए लागू किया था। अब कंडीशन ये आती है कि गैसीय घटक इतना वाष्पशील हो, यानी वाष्प अवस्था में संगठन। वाष्प अवस्था में जब संगठन होता है तो वाष्पशील घटक है, और वाष्पशील घटक है तो विलेयता का निर्धारण, यानी वाष्प अवस्था में जो संगठन है उसका निर्धारण कौन करेगा? राउल्ट का नियम। यानी वाष्पशील घटक नाम आते ही राउल्ट नियम। वाष्पशील घटक जहां भी शब्द यूज होगा वहां राउल्ट नियम, और आंशिक दाब यानी किसी गैस का आंशिक दाब तो हेनरी नियम लागू होगा। तो यहाँ राउल्ट का नियम लागू करेंगे। यानी पूछ लेता है वाष्प अवस्था में संगठन, वाष्प अवस्था में संगठन, वाष्प अवस्था में जो संगठन रहेगा उसमें क्या होगा? देखो कि वाष्प अवस्था में संगठन का निर्धारण एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि वाष्प अवस्था में संगठन का निर्धारण किस नियम से होता है? तो वाष्प अवस्था में जो संगठन का निर्धारण करते हैं वो हम हेनरी के नियम से करते हैं। किसके नियम से करते हैं? हेनरी के नियम से। और हेनरी के नियम से करेंगे, सॉरी राउल्ट के नियम से, क्योंकि हेनरी के नियम में वाष्प अवस्था का नहीं होगा, गैसीय का। वाष्प अवस्था में संगठन का निर्धारण कौन करता है? राउल्ट का। क्योंकि राउल्ट का नियम किस पर लागू है? वाष्पशील घटक पर, और वाष्पशील घटक वाष्प अवस्था में। वाष्पशील घटक किसमें? वाष्प अवस्था। यानी वाष्प अवस्था में संगठन का निर्धारण कौन करता है? राउल्ट का नियम। और गैसीय अवस्था में संगठन का निर्धारण कौन करता है? हेनरी का नियम। यानी गैस द्रव विलयन में गैसीय घटक होता है उस टाइम पे हेनरी नियम लागू होगा, गैस द्रव विलयन। और द्रव द्रव विलयन में वाष्प अवस्था में उस कंडीशन में लागू कौन होगा? उस कंडीशन होगा राउल्ट का नियम। यानी दो घटक हैं A और B हैं जिनके वाष्प दाब Pa और Pb। अब यहां समझना चाहिए जहां वाष्प दाब शब्द यूज होता है वहां राउल्ट नियम है, और जहां आंशिक दाब यूज होता है वहां कौन है? हेनरी नियम। तो Pa और Pb क्या है? वाष्प अवस्था में इसके वाष्प दाब है मान, और इनके मोल अंश। देखो वहां हमने अक्ष से अक्ष भी माना था, द्रव अवस्था में था, तो यहाँ वाष्प अवस्था में हमने अक्ष से अक्ष भी की जगह मान लिया YA। अब गैसीय अवस्था में प्रेशर बन गया, तो देखो वहां क्या था? Pa बराबर था P0 A XA, ये था। तो अब देखो Pa तो जो का तो रहना ही है, किंतु जो एक विशेष कंडीशन में क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो उसके इक्वल हो जाता है PT, और यहां आ जाता है YA। यहाँ PT ले लिया बस, चेंज इतना। Pb बराबर क्या पढ़ा था हमने? P0 B अक्ष भी पढ़ा था, तो Pb बराबर क्या होगा? PT/YB। क्या होगा? PT। अब इसको किसी रूप में घुमा के लिखो कि YA का मान रखते हैं, तो YA बराबर हो जाता है PA/PT। वो फर्क पड़ने वाला कोई नहीं, ये सूत्र याद होगा तो हो जाएगा। YB बराबर क्या होगा? PB/PT। ठीक है। यानी वाष्प अवस्था में संगठन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो हम क्या कहेंगे कि वाष्प अवस्था में संगठन का निर्धारण राउल्ट के नियम से होता है। वाष्प अवस्था में कोई विलयन है जिसके दो घटक हैं A व B, जिनके वाष्प दाब क्या है? Pa और Pb, और उनके जो मोल अंश हैं वो क्या है? YA/YB। तो Pa बराबर P0 A अक्ष से, और Pb बराबर P0 B अक्ष। ये पूरा हुआ। ठीक है। अगला टॉपिक हमें कल पढ़ेंगे।